फिल्मी कहानियां में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको एक अमरीकी साई-फाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द टमारो वॉर है, जो 2021 में रिलीज हुई। एक क्रिसमस की शाम 2022 पर डैन, जो आर्मी से रिटायर्ड फौजी है और आजकल एक उस्ताद के तौर पर काम कर रहा है, इसे पार्टी में अपनी बीवी एमी और अपनी बेटी मेरे की मदद करना थी। लेकिन वो फोन पर एक इंटरव्यू दे रहा था जो उसकी पसंद की नौकरी की थी, लेकिन बदकिस्मती से इसे ये नौकरी नहीं मिलती। वो मायूस होकर कागज फेंक देता है और डस्टबिन को लात मारता है। डैन अपनी बेटी के साथ सोफे पर बैठता है और उसे नसीहत करता है कि जो भी काम करो, ऐसा करो कि कोई और ना कर सके। इसके बाद वो सब एक फुटबॉल मैच देखते हैं, लेकिन मैच के दरमियान मैदान में धुआं और बिजली का चमकता हुआ बादल नमूदार होता है और कुछ लोग इससे बाहर निकलते हैं। ये लोग फौजी लगते थे। उनकी कमांड लेफ्टिनेंट हॉट कर रहा था। ये लोगों को बताते हैं कि वो साल 2051 से आए हैं। व्हाइट स्पाइक्स नामी एलियंस ने जमीन पर हमला कर दिया है और ज्यादातर इंसान मर चुके हैं। इसलिए ये लोग मदद मांगने आए हैं ताकि यहाँ से लोग उनके साथ फ्यूचर में जाकर व्हाइट स्पाइक्स से जंग लड़ने में उनकी मदद करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दुनिया भर के ममालिक ज्यादा से ज्यादा फौजी भेजते हैं, लेकिन ये काफी नहीं था। मजीद लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। इससे पता लगता था कि जंग कितनी खौफनाक थी। जो लोग जाते हैं उनमें से सिर्फ 25% वापस आते हैं। जब उनके पास तरबियत याफ्ता फौजी खत्म हो जाते हैं, हुकूमत जंग में आम लोगों को तैयार करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से सड़कों पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उन्हें इस जंग में नहीं भेजा जाना चाहिए जो फ्यूचर में हो रही है। डैन एक उस्ताद की नौकरी जारी रखता है, लेकिन इसके स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके मुताबिक पढ़ने का क्या फायदा जब हम सब ने इस जंग में मरना ही है। मार्टिन एक वाहिद स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है। इसे वॉल्केनोज में बहुत इंटरेस्ट है और हर वक्त उनके बारे में बात करना चाहता है। इसी वक्त डैन को इसके फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसे फौज में शामिल कर दिया गया है। डैन फौजी सेंटर में जाता है। इसके वहां कुछ टेस्ट हुए जिससे कंफर्म हो गया कि वो जंग के लिए तैयार है। डैन को बताया गया कि वो 7 सालों में मर जाएगा, इसलिए फ्यूचर में इसका अपने अब से मिलने का कोई खतरा नहीं है। अचानक डैन के बाजू पर सख्त दर्द होता है। इसके बाजू पर एक ट्रैकर लगा दिया जाता है। इसे बताया गया कि ये डिवाइस फ्यूचर में उसकी लोकेशन बताएगी और इसे वहां लेकर भी जाएगी। 7 दिन की ड्यूटी के बाद डिवाइस इसे वापस अपने टाइम में ले आएगी। इसके बाद डैन अपनी बीवी एमी को यह सब बताने जाता है। वो सख्त डर जाती है और कहती है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। डैन ने बताया कि वो इस ट्रैकर को उतार नहीं सकता। एमी डैन को अपने वालिद से बात करने पर मनाती है, जिसे डैन ने बचपन से नहीं देखा था। वो डैन और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। डैन ने अपनी अना को एक तरफ रखा और अपने वालिद जेम्स से मदद मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन जेम्स को शक था कि डैन को हुकूमत की तरफ से इसकी जासूसी के लिए भेजा गया था। डैन की डिवाइस इसके बाजू से नहीं उतरी और वो वहां से चला गया। वो अपने घर वालों को बुरी खबर देने के लिए घर वापस आता है, लेकिन इसने ये प्रॉमिस भी किया कि वो 7 दिन बाद वापस आएगा। डैन ट्रेनिंग सेंटर जाता है, जहां उसकी दोस्ती चार्ली नामी साइंसदान और डोरीन नामी जंगजू से होती है, जो तीसरी बार वापस जा रहा था। वो बुनियादी तरबियत हासिल करते हैं, जिसमें फर्स्ट एड देना और फायरिंग करना सिखाया जाता है, इससे पहले कि वो ट्रेनिंग पूरी करते और टाइम ट्रेवल के बारे में सीखते। इनको बताया जाता है कि वो टाइम में सिर्फ 2022 और 2051 के दरमियान सफर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक दरिया है और वो 2 पॉइंट्स के दरमियान ही सफर कर सकते हैं, वरना वो गुम सकते थे। कुछ देर बाद ट्रेनीज बैरिक्स में आराम कर रहे होते हैं जब अचानक सायरन बजने लगता है। उनके जाने का वक्त आ गया था। वो सब परेशान थे क्योंकि उन्हें 7 दिन की ट्रेनिंग मिलनी थी, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि फ्यूचर में हालात बहुत खराब हो चुके हैं और उनको जल्द से जल्द मदद चाहिए। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, टाइम लिंक ऑन हो जाता है और मैच के दौरान पैदा होने वाला बादल उन्हें फ्यूचर में भेजना शुरू कर देता है। उनको बताया गया था कि वो मियामी बीच जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में गड़बड़ की वजह से सिस्टम उन्हें गलत जगह ले जाता है। ये ग्रुप शहर के बिल्कुल ऊपर आसमान पर निकलते हैं और एक इमारत के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से इनमें से बहुत से लोग फौरी तौर पर मर जाते हैं। बाकी लोग खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और वो बच जाते हैं। टीम मियामी शहर को देखती है। इसके सिर्फ खंडर बाकी थे। उन्हें नहीं पता था कि अब कहां जाना है, लेकिन इस वक्त उनसे एक कर्नल ने राब्ता किया
जिसने उन्हें बताया कि शहर को व्हाइट साइक्स ने घेर लिया है, इसलिए जहाज शहर पर बमबारी करने आ रहे हैं। टीम का मिशन एक रिसर्च टीम को बचाना है जो अपनी लेबोरेटरी के अंदर फंसी हुई है। कर्नल जानती है कि डैन को फौजी तजुर्बा है, वो उसे टीम का इंचार्ज बना देती है। डैन पूरे शहर में टीम को लीड करता है, वो उन्हें इशारों से समझाता है कि किधर जाना है। जहां भी वो जाते हैं मौत और तबाही देखते हैं। उन्हें लेबोरेटरी की इमारत मिलती है। जब वो इसमें दाखिल होते हैं तो उन्हें एक मुर्दा व्हाइट स्पाइक मिलता है। डोरीन ट्रॉफी के तौर पर इसका एक पंजा उखाड़कर अपने पास रख लेता है। वो रिसर्च टीम को ढूंढते हैं लेकिन वो सब मर चुके थे। कर्नल ने इनसे रिसर्च की तमाम फाइल्स और सामान उठाकर जल्द वापस अड्डे पर आने को कहा, क्योंकि लाशों की वजह से व्हाइट स्पाइक्स वापस आ सकते थे। जेट फाइटर्स भी शहर की तरफ बढ़ रहे थे। टीम तमाम जरूरी चीजें लेने भाग पड़ती है। फिर वो खामोशी से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एक फौजी शोर सुनता है और जब वो ऊपर देखते हैं तो एक व्हाइट साइक उन्हें नजर आ गया। वो अपने टेंटिकल्स से एक गोली जैसी चीज एक फौजी को मारता है और वो मर जाता है। टीम फौरन फायर खोल देती है। उनकी गोलियों से व्हाइट साइक को फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी चमड़ी बहुत मोटी थी लेकिन गोलियों से वो सुस्त हो जाता था। जब वो सीढ़ियों से नीचे भागे और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं, व्हाइट साइक्स रास्ते में टीम के बहुत से लोगों को मार देते हैं, इसलिए डैन उनका दिफा करने के लिए पीछे रहता है। इसकी गोलियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी से हमला करता है जिसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। खुशकिस्मती से डोरीन डैन को बचाने आता है और टीम को व्हाइट साइक को मारना सिखाता है। इसकी गर्दन और पेट कमजोर हिस्से थे। उनके पीछे बहुत व्हाइट साइक्स पड़ चुके थे। वो टैंकों की तरफ भागते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहे थे। बदकिस्मती से व्हाइट स्पाइक्स टैंकों को तबाह कर देते हैं। अब टीम के पास उनसे लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो कहीं पनाह के लिए जगह ढूंढ रहे थे और लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। टीम के बहुत से लोग मर रहे थे। बच जाने वाले लोग एक सुरंग में गिर जाते हैं। डैन गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए वहीं रुक जाता, जिसकी वजह से पूरी टीम सुरंग के अंदर रुक गई और व्हाइट साइक्स बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे। दो लोग पीछे रहने का फैसला करते हैं ताकि बाकी टीम भाग सके और वो दुश्मनों की तवज्जो उनसे हटा सकें। इसी लम्हे जेट तैयारे आते हैं और पूरे इलाके पर बमबारी करते हैं। घंटों बाद डैन और चार्ली डोमिनिक रिपब्लिक में एक अड्डे में जागते हैं। वो डोरीन को ढूंढते हैं जो उन्हें बताता है कि बाकी सारी टीम मर चुकी है और डैन को डांटता है कि वो एक गिरे हुए शख्स की मदद के लिए क्यों रुका। इसकी वजह से पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। डोरीन ने एतराफ किया कि उसे कैंसर है और वो बताता है कि सिर्फ वो अपनी मौत की जगह और वक्त तय करेगा। एक फौजी आकर बताता है कि कर्नल डैन से मिलना चाहती है। जब इसने एक और फौजी को इसका नाम कर्नल के लिए इस्तेमाल करते हुए सुना, इसे हैरानी हुई। डैन ये जानकर शौक हो गया कि कर्नल असल में इसकी बेटी मेरे है, जो फ्यूचर में बड़ी होकर फौज में चली गई थी। मेरे एक साइंसदान भी थी और रिसर्च की इंचार्ज भी। मेरे बताती है कि उसने डैन को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो इसका वालिद है। इसे असल में उसकी मदद की जरूरत थी। वो डैन के साथ बहुत प्रोफेशनल तरीके से पेश आ रही थी, जैसे वो इसका वालिद हो ही ना। वो उसे एक सबसे मुख्तलिफ व्हाइट साइक की वीडियो दिखाती है। मियामी में सब व्हाइट साइक्स मेल थे, जबकि ये एक फीमेल थी। वो ज्यादा खतरनाक, बड़ी और मेल के मुकाबले में कम पाई जाती थी। वो जमीन के नीचे घोंसले बनाती थी। मेल व्हाइट साइक्स इसको बचाने के लिए मरने तक तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे उन्हें सिर्फ अपनी नस्ल की बका की फिक्र थी। मेरे ने एक ऐसा जहर बनाया था जो मेल व्हाइट साइक्स को आराम से मार रहा था, लेकिन फीमेल पर यह जहर असर नहीं कर रहा था। इसलिए मेरे को डैन की मदद की जरूरत थी, क्योंकि वो इसको पकड़ना चाहती थी। वो इस पर टेस्ट करके इसके लिए भी जहर बनाना चाहती थी। उस तरह अगर वो फीमेल को मारने में कामयाब हो गए तो उनकी नस्ल को खत्म किया जा सकेगा। टीम तैयार हो जाती है और हेलीकॉप्टरों में रवाना होती है, जहां मेरे डैन को उसकी कहानी सुनाती है। व्हाइट स्पाइक्स 2048 में रूस में नजर आना शुरू हुए थे। वो बहुत खामोशी से दुनिया में उतरे और हमले शुरू कर दिए। उन्हें दुनिया पर कब्जा करने में सिर्फ 3 साल लगे। वो दुनियावी चीजों की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ इंसानों को खुराक के तौर पर शिकार करते। डैन जानना चाहता था कि मरने से पहले इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे का ख्याल था कि इसके बारे में बात ना करना ही बेहतर है। कुछ देर बाद वो घोंसले पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिपाहियों का एक ग्रुप नजर आता है जो फीमेल व्हाइट साइक को बांधने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में थी और फौजियों पर हमले कर रही थी। वो बहुत से फौजियों को मार देती है। मेरे उनके साथ मिलकर उसकी गर्दन पर गोली मारती है, जिससे दूसरों को चांस मिलता है
और वो उसके गिर्द और भी रस्सियां डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जकड़े जाने पर वो बाकी व्हाइट स्पाइक्स को बुलाती है और जल्द ही ये इलाका व्हाइट स्पाइक्स से भर जाता है। जब फीमेल मेरे पर हमला करने की कोशिश करती है, डैन नीचे आता है और अपनी बेटी को बचाता है। वो घोंसले में दूसरों के साथ मिलने से पहले ज्यादा से ज्यादा व्हाइट स्पाइक्स को गोली चलाकर मार देता है। फौजी मिलकर फीमेल को पिंजरे में बंद करके हेलीकॉप्टर के साथ बांध देते हैं, लेकिन अब बाकी व्हाइट स्पाइक्स उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। एक हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। डैन और मेरे एक जीप की तरफ भागते हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर को पिंजरे के साथ निकलने का मौका देने के लिए व्हाइट स्पाइक्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों इस जगह से भागने के लिए बड़ी तेजी से गाड़ी चिल्लाते हैं। वो समंदर के किनारे रुकते हैं। मेरे ने बगैर सोचे समझे काम करने पर डैन को डांटा। डैन सिर्फ इसकी हिफाजत करना चाहता था, लेकिन मेरे इस पर यकीन नहीं करती। वो बताती है कि इसने अपने खानदान को इस वक्त छोड़ दिया जब वो 12 साल की थी, क्योंकि डैन अपनी मर्जी की नौकरी न मिलने पर डिप्रेशन में चला गया था। जब वो 16 साल की थी, डैन एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और उसकी मौत के वक्त मेरे इसके साथ अस्पताल में थी। मेरे को इस सब के बारे में बात करके बहुत दुख हुआ। डैन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो यकीन नहीं कर सकता था कि वो अपने बाप जैसा बन गया था। अब वो अपने वालिद को समझ सकता था जब वो कहता था कि जंग ने इसके जहन पर गहरा असर किया था। फीमेल व्हाइट स्पाइक को समंदर में एक प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं जिसको सख्त सिक्योरिटी दी गई थी। वहां टाइम मशीन भी रखी गई थी। फीमेल को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और हर घंटे इसे बेहोश रखने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डैन और मेरे एक साथ मिलकर व्हाइट स्पाइक्स के डीएनए पर रिसर्च करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो फीमेल किस तरह जहर को बर्दाश्त करती है। ये एक लंबा काम था जिसमें उन्हें कई दिन लग गए। ये टाइम उन्हें करीब आने में मदद करता है। अब डैन और मेरे के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही थी। वो साथ खाना खाते हैं। डैन की ड्यूटी की ये आखिरी रात थी। वो मेरे से कहता है कि इसे इस पर फख्र है और अगर उसकी माँ आज होती तो वो भी उसे देखकर फख्र करती। डैन मेरे को कहता है कि इसे आराम करने की जरूरत है क्योंकि वो वहां इसकी मदद के लिए आया है। उसने इसलिए मेरे से काम बांटने का कहा। मेरे ने आखिरकार डैन को बताया कि इसने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो बताती है कि जब वो एक जहरीला फार्मूला इजाद कर लेगी तो डैन इसे अपने टाइम में ले जाकर इसे ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बनाए। इस तरह वो पास्ट में जाकर व्हाइट स्पाइक्स के आने का इंतजार करेगा और जब वो हमला करे तो इंसानियत इस जहर से इनको मार सकेगी। इसलिए वो पागलों की तरह काम कर रही थी ताकि डैन के जाने से पहले जहर तैयार हो जाए। डैन मेरे को इसकी मौत के लिए पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे बताती है कि वो सिर्फ इस पर भरोसा कर सकती है। इसी वक्त मशीन आखिरकार फीमेल व्हाइट स्पाइक एक का जहर तैयार कर लेती है, लेकिन एकदम से वो जाग जाती है और मेल व्हाइट स्पाइक्स को बुलाती है और मील्स की बहुत बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर हमला कर देती है। डैन ने कहा कि हमले को रोकने के लिए उन्हें फीमेल को मार देना चाहिए, लेकिन मेरे ने बताया कि वो जहर इस पर जाया नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जहर की एक ही बोतल है। ज्यादा जरूरी इसे माजी में ले जाकर ज्यादा मिकदार में बनाना है। फौजी प्लेटफॉर्म से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दुश्मन लैब में घुस जाते हैं। मेरे और डैन हेलीपैड तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए प्लेटफॉर्म पर भागते हैं। डैन को टाइम जंप के लिए वहीं जाना था जिसमें चंद मिनट रह गए थे। इन दोनों ने रास्ते में बहुत से व्हाइट स्पाइक्स को गोली मारी, फिर भी मेरे जख्मी हो गई। डैन इसकी चलने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। प्लेटफॉर्म गिरने वाला था क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स ने इसके साथ एक जहाज को टकरा दिया था। मेरे ने डैन के साथ बदतमीजी की मुआफी मांगी और कहती है कि वो इसे बहुत प्यार करती है। इसने जहर डैन को दे दिया और कहा कि अब उसे इस्तेमाल करके सबको बचाना। अचानक फीमेल व्हाइट स्पाइक ऊपर आ जाती है और मेरे को अपने साथ नीचे घसीट लेती है। डैन इसे बचाने के लिए इसके पीछे छलांग लगा देता है। इसी वक्त टाइम मशीन ऑन होती है और टाइम लिंक डैन, डोरीन, चार्ली और दीगर लोगों को पास्ट में ले जाती है। डैन के हाथ में जहर महफूज था। चार्ली ठीक था, लेकिन इसने बताया कि वो छुपा रहा इसलिए जिंदा था। वो अपने आप को एक बुज़दिल महसूस कर रहा था। डैन हार्ट को बताता है कि उन्हें जहर ज्यादा मिकदार में बनाकर मुस्तकबिल जाना चाहिए ताकि सब व्हाइट स्पाइक्स को मारा जा सके, लेकिन हार्ट बताती है कि टाइम मशीन तबाह हो गई है और अब वो फ्यूचर में नहीं जा सकते। व्हाइट स्पाइक्स ने इसके दूसरे सिरे को तबाह कर दिया है। वो दोबारा कभी वापस नहीं जा सकते। डैन घर वापस आया और यकीन नहीं कर सकता था
कि वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ था। वो अब भी सदमे में था क्योंकि इसने अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। रात को वो सो नहीं सका और वो अपनी बेटी के कमरे में बार बार जाता है। वो देखता रहता है कि छूटी मेरे जिंदा है। जब एमी इससे पूछती है कि इसके साथ क्या हुआ, तो डैन बताता है कि फ्यूचर की मेरे के साथ क्या हुआ। वो अब भी इस सब का हल तलाश करना चाहता था। एमी ने इसकी मदद करने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। वो जानते हैं कि व्हाइट साइक्स 2048 में रोज पर हमला करेंगे, लेकिन किसी ने जहाजों को आते नहीं देखा था। लेकिन वो इससे पहले दुनिया में पहुंच चुके थे और किसी को पता नहीं लगता क्योंकि ये रोज के ऐसे इलाके में है जहां कोई नहीं जाता। इसलिए वो तारीख में उनके आने का कोई सबूत ढूंढते हैं। अगले दिन डैन तेजी से काम करने का फैसला करता है। वो डोरीन से मिलने जाता है और इसे मनाता है कि उसकी मदद करे। फिर वो डोरीन से व्हाइट साइक के पंजे को चार्ली की लैब में ले जाते हैं। चार्ली ने बताया कि पंजे पर आतिशफिशा की राख के निशान मिले हैं। ऐसे लगता था कि ये राख चीन या कोरिया से थी, लेकिन ये इनको रूस में मिली थी। इस चीज को समझने के लिए उनको आतिशफिशा के किसी माहिर से पूछने की जरूरत थी। इसके बाद डैन अपने स्टूडेंट मार्टिन से मिलने जाता है, जो बताता है कि हजारों साल पहले एशिया में एक बहुत बड़ा आतिशफिशा फटा था। अगर राख हवा में उड़े तो ये रूसी पानियों में फंस सकती थी, जो बाद में बर्फ बन गई। इसका मतलब यह है कि व्हाइट साइक्स हमेशा यहाँ जमीन पर बर्फ के नीचे दबे हुए थे और आतिशफिशा के फटने से पहले वो दुनिया में आ चुके थे। इसलिए उन्होंने कभी जहाजों को आते नहीं देखा। 2048 में उनके जागने की वजह यह थी कि ग्लोबल वार्मिंग होने से बर्फ पिघल जाती है और वो आजाद हो जाते हैं। वो इस बात को हुकूमत के पास ले जाते, लेकिन सबूत देखे बगैर वो इनको व्हाइट साइक्स को तलाश करने के वसाइल नहीं देते। उन्हें अब ये मिशन गैर कानूनी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। डैन का वालिद जेम्स इस मिशन के लिए बेस्ट चॉइस था। वो बरसों से ऐसे मिशन करता रहता था और उसका अपना हवाई जहाज था। डैन जब जेम्स से मदद मांगता है तो वो मान जाता है। डैन हार्ट से भी राब्ता करता है, जिसने फ्यूचर मेरे के साथ काम किया था, और वो अपने लीडर के मिशन को मुकम्मल करने के लिए तैयार थी। हार्ट अपने साथ सिपाहियों के अलावा काफी हथियार और जहर की बड़ी बोतलें ले आती है। टीम सफर करना शुरू करती है। चार्ली ने वादा किया था कि इस बार वो छुपेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। जब वो एक ग्लेशियर पर पहुंचते हैं, वो वहां कोई भी अजीब चीज की तलाश शुरू कर देते हैं। अचानक उनकी मशीनें तेजी से बजने लगती हैं। इनको पता लगा कि उनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सारा बारूद का इस्तेमाल करके टीम जमीन में एक सुराख कर देती है और एक बहुत पुराने गार में दाखिल हो जाती है, जहां उन्हें एक स्पेसशिप मिलता है जो बर्फ में दफन होता है। डैन बताता है कि जहाज में दाखिल होना इंतहाई खतरनाक है और वो हुकूमत को बता सकते हैं कि उन्हें सबूत मिल गया है। लेकिन हर किसी का यह ख्याल है कि हुकूमत बेकार है और अब इंसानियत को बचाना उनका काम है। वो बर्फ को काटने के लिए एक जंजीर का इस्तेमाल करते हैं और टीम जहाज में दाखिल हो जाती है। कोई भी वहां से फरार ना हो, उसके लिए चार्ली और जेम्स को बाहर छोड़ दिया जाता है। ग्रुप जहाज के अंदर पहुंचता है तो उनको एहसास होता है कि ये जहाज बहुत सालों पहले क्रैश हुआ था। व्हाइट स्पाइक्स का कभी जमीन पर आने का इरादा नहीं था। हैरत की बात यह थी कि पायलट कोई और मखलूक थी और व्हाइट साइक्स जैसे नहीं थे। वो उन्हें किसी और जगह ले जा रहे थे और जमीन पर क्रैश कर गए। वो उन्हें बाकी प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते थे। टीम दूसरे कमरे में जाती है। वहां बहुत सारे पार्ट्स थे जिनमें व्हाइट साइक्स बेहोश पड़े हुए थे। टीम पार्ट्स में जहरीले इंजेक्शन लगाना शुरू करती है और व्हाइट साइक्स को दर्द में तड़पते और चीखते हुए देखती है, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जहर ठीक काम कर रहा था। उनकी चीखें बाकी व्हाइट साइक्स को उठा देती है। उन्हें अभी तक इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। वो अपने पार्ट्स तोड़कर डैन और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। टीम ने डटकर मुकाबला किया और बहुत सारे दुश्मन मारे भी, लेकिन इनमें से कुछ फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। डोरीन कहता है कि उनके पास जहाज को तबाह करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो डैन को अपना व्हाइट स्पाइक्स वाला पंजा देता है और बम को फाड़ने के लिए पीछे रह जाता है। इसकी मौत यकीनी थी। जेम्स फरार होने वाले व्हाइट साइक्स पर गोली चिल्लाना शुरू कर देता है। चार्ली का हथियार जैम हो जाता है और वो चेनसो से इसे मारना शुरू कर देता है। डैन उन्हें भागने का मशवरा देता है, जबकि हार्ट और बाकी टीम को व्हाइट साइक्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने हर तरफ से घेरा हुआ था। इससे पहले कि देर हो जाती और दुश्मन उन्हें मार देता, डोरीन बम चला देता है, जिससे जहाज के अंदर सारे व्हाइट साइक्स मर जाते हैं। डोरीन अपनी मर्जी और अपनी शराइत पर मर जाता है और साथ सारे दुश्मनों को भी मार देता है। डैन, चार्ली और जेम्स गार से बाहर निकलते हैं और जेम्स बताता है
कि इसने एक वाइट साइक को देखा है जिसका पेट सुर्ख है। डैन को एहसास हुआ कि यह वही फीमेल है जिसे वो फ्यूचर में लड़ा था, इसलिए वो इसके पीछे जाते हैं। फीमेल इनमें से एक को ढूंढकर इस पर हमला करती है, लेकिन वो एक बर्फ का बना नकली इंसान था जिसे जेम्स ने कपड़े पहनाए हुए थे। ये असल में एक ट्रैप था। जेम्स दूर से फीमेल पर गोलियां चला देता है। वो जेम्स की तरफ भागती है, लेकिन डैन अपनी गाड़ी से इसे हिट करता है। फिर बाप और बेटा एक साथ गोली चलाते हैं और फीमेल को पहाड़ से नीचे धकेल देते हैं। वो जानते थे कि वो अभी मरी नहीं थी, वो उसकी वापसी के लिए तैयार थे। जब वो दोबारा हमला करती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जेम्स के पीछे जाने से पहले डैन को एक स्पाइक मार देती है। डैन इसी स्पाइक को फीमेल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जेम्स इस मौके का इस्तेमाल करते हुए इसे कुल्हाड़ी से मारता है और इसे अंधा कर देता है। फीमेल जख्मी हालत में तेजी से वार करती है और इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है। डैन इसकी टांग में जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन वो इस टांग को चबाकर अपने आप से अलग कर देती है ताकि जहर इसके जिस्म में फैल ना सके। जब फीमेल दोबारा डैन पर हमला करती है, डैन एक ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ लेता है ताकि अपने साथ इसे भी मार दे, लेकिन जेम्स अपना जख्मी हाथ खड़ा कर देता है और फीमेल इसका खून सूंघकर उसकी तरफ देखने लगती है। डैन अपने वालिद को दोबारा नहीं खोना चाहता था। उसने फीमेल पर हमला कर दिया और डोरीन के पंजे से इसकी गर्दन काट दी। वो इस पर तेजी से और हमले करता है और जहर की आखिरी बोतल निकालकर उसके जौज में डाल देता है और पहाड़ से नीचे लात मार कर गिरा देता है। वो एक बड़ी चट्टान से टकराकर फट जाती है और आखिरकार मर जाती है। अगले दिन पूरी दुनिया की खबरें रूस में एक धमाके की इत्तला देती हैं जिसमें व्हाइट साइक्स का एक ग्रुप मारा गया और हुकूमत इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। डैन घर वापस आता है और अपने खानदान के साथ दोबारा मिल जाता है। आखिरकार जेम्स को अपनी पोती से मिलने की इजाजत मिल जाती है। अब वो सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।